Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel BioAccess. I'm your instructor Bisma Shahid. If you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. आज हम 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। एक है फाइब्रस जो कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अरेंज हुई हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन किसी स्पेसिफिक चेन की सीक्वेंस से अरेंज नहीं होती। इसमें ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के बाद बन जाता है ग्लोबुलर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि गोल है। अब ये एंजाइम का भी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि ज़्यादातर है टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो स्पीशी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देती है। एंजाइम्स के लिए हमारे पास एक सफिक्स यूज़ होता है एज, यानी जिस भी एंजाइम के नाम को हम देख लें उसके एंड में हमारे पास होगा वर्ड एज, जैसे कि लाइपेज, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडेज और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक हैं इन रिएक्शन कि जैसे लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड पर ही काम करेगा, उसी की डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंडेंसेशन के बाद जब ये वाटर का मॉलिक्यूल और यहाँ भी 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो बनेगा COC बॉन्ड, जो कि है एक एस्टर लिंकेज। अब इस एस्टर लिंकेज को हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। ये है एक लिपिड, यानी ये है एक मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जब हमारे पास हाइड्रोलिसिस होगी, यानी ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा ऐड किए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो कि है लाइपेज, यानी लिपिड का डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये एस्टर लिंकेज को तोड़ देगा और उसके बाद हमारे पास बचेगा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जो कि हमारे इसके सब प्रोडक्ट्स थे। दोबारा से ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बन जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि जो लार्ज लिपिड के ड्रॉपलेट्स थे हमारे पास ट्राइग्लिसरोल की फॉर्म में, वो टूटकर हमारे पास बने हैं स्मॉल लिपिड के ड्रॉपलेट्स, और इससे हमारे पास जो भी लिपिड था बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ है। अब एंजाइम हमारे पास एक्टिव होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, छोटी से अमाउंट में भी ये अपना काम कर सकते हैं, जबकि ये लो कर देते हैं किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए हो। अब सम एंजाइम नीड अ कोफैक्टर फॉर प्रॉपर वर्किंग। अब ये कोफैक्टर क्या है? अ कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड, जो कि एक प्रोटीन नहीं है। एंजाइम हमारे पास है एक प्रोटीन जिसके साथ कोफैक्टर है एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड या फिर एक मेटालिक आयन जो कि रिक्वायर्ड है फॉर एंजाइम एक्टिविटी एज अ कैटलिस्ट। ये हमारे पास बेसिकली है हेल्पर मॉलिक्यूल्स जो मदद करते हैं एंजाइम की असिस्ट इन केमिकल और बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोफैक्टर एंजाइम की मदद करता है रिएक्शन को स्पीड अप करने में। जैसे कि ये है हमारे पास एक डॉक्टर, इसने जो भी प्रेस्क्रिप्शन में टेस्ट लिखे हैं इसको एक हेल्पर चाहिए, दैट इज़ अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब ये टेक्नोलॉजिस्ट हमारे पास सारे ये टेस्ट परफॉर्म करेगा और उसका डाटा देगा डॉक्टर को, जिसकी बेसिस पर वो डायग्नोसिस करेगा और बताएगा अपने पेशेंट को कि उसको क्या बीमारी है। उसी तरह एंजाइम हमारे पास है एक प्रोटीन जिसके साथ कोफैक्टर अटैच होगा जो है एक नॉन प्रोटीन या मेटालिक आयन, जो इसके साथ कैटलिस्ट के तौर पर उसका काम आसान करेगा, यानी दोनों मिलकर रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादा कर देंगे, स्पीड अप कर देंगे रिएक्शन को। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की हमारे पास आगे से कुछ टाइप्स हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट इज मेटालिक एक्टिवेटर्स। मेटालिक से पता चल रहा है कि ये कुछ मेटल्स हैं जो कि यूज होते हैं एज अ कोफैक्टर। इसमें आ जाता है जिंक, कॉपर एंड मैनी अदर्स। नेक्स्ट इज अ कोएंजाइम। को का मतलब है कॉमन, तो कोएंजाइम हमारे पास वो कोफैक्टर है दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लूजली अटैच है टू अ प्रोटीन पार्ट, जो कि एंजाइम हो सकता है। या तो ये टेम्पररी तौर पर अटैच है या परमानेंटली। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास वाइटामिन्स की। ये है कोएंजाइम और ये है एंजाइम। अगर कोएंजाइम एंजाइम के साथ अटैच होगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जो कि एक होलो यानी कंप्लीट एंजाइम है, जिसमें आकर सबस्ट्रेट लगेगा और आगे रिएक्शन होगा। ये है एक हेल्पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी ये अमाइनो एसिड से नहीं बना है, प्रोटीन से बेसिकली नहीं बना है, एंड इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम। कोवलेंटली का मतलब है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इसकी एंजाइम के साथ, एक बॉन्ड बन रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि कोएंजाइम लूजली अटैच था और यहाँ पे ये कोवलेंटली यानी ये स्ट्रॉन्गली अटैच है। ये है एक एंजाइम जिसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप है स्ट्रॉन्गली अटैच। नेक्स्ट इज एपो एंजाइम। एपो का वर्ड है फॉर डीटैच यानी अलग हो जाना। एपो एंजाइम इज विदाउट अ कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर एक एंजाइम के ऊपर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर अटैच नहीं होगा तो ये एक डीटैच स्ट्रक्चर है जो खाली होगा। इसे हम कहेंगे एपो एंजाइम और ये इनकम्प्लीट एंजाइम है। ये एक्ट नहीं करता जब तक इसके साथ कोफैक्टर या कोएंजाइम आकर अटैच ना हो जाए। और अगली टर्म है होलो एंजाइम। होलो है वर्ड कंप्लीट से। इट इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम और एक्टिवेटेड कंप्लीट एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर, यानी ऐसा एंजाइम जिसके साथ एक कोफैक्टर या कोएंजाइम आकर अटैच होगा तो ये कंप्लीट एक एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। फर्स्ट आ जाती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज द रीजन ऑफ एंजाइम where substrate molecule binds and undergo a chemical reaction. एक्टिव साइट हमारे पास वो साइट है जो एक्टिव है इस वक्त, जहाँ पर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा और टेम्पररी तौर पर एक बॉन्डिंग बना देगा एक्टिव साइट के साथ, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज अ सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इज अ टिपिकली केमिकल स्पीशी बीइंग ऑब्जर्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास एक केमिकल है और केमिकल स्पीशी है जो रिएक्ट करेगी रिएजेंट के साथ। रिएजेंट है एक्टिव साइट और जनरेट करवा देगी एक प्रोडक्ट। एंजाइम के मॉडल में हम पहले डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स। फर्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल। ये हमारे पास है एमएल फिस्टर का मॉडल दैट वाज गिवन इन 1899। इन दिस एनालॉजी यानी इस मॉडल के मुताबिक लॉक इज द एंजाइम। एंजाइम हमारे पास एक ताले की तरह है और सबस्ट्रेट है उसकी चाबी। जो स्पेसिफिक एंजाइम है उसके साथ वही सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा जिसकी शेप इसकी होल से मैच करेगी और ये आपस में कैटालिसिस के बाद बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद बन जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज एंजाइम, जो कि रीयूज होगा और बन जाएगा साथ में प्रोडक्ट। लेटर स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, क्योंकि ये मॉडल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए इसकी जगह हमने एक और मॉडल को स्टडी करना है दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल दैट वाज गिवन बाय कॉशलैंड इन 1958। ये हमारे पास डिफरेंस दिया गया है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल में। लॉक एंड की मॉडल में हमने पढ़ा था कि एक्टिव साइट एक ताले की शेप का है, सबस्ट्रेट है चाबी जो कि अपने स्पेसिफिक की होल के अंदर जाकर अटैच होगी। दोनों की शेप मिलनी चाहिए तभी बनेगा लॉक एंड की मॉडल और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर एक्टिव साइट हमारे पास होना चाहिए रिलैक्स फॉर्म में
जिसमें जाकर सबस्ट्रेट जब अटैच होगा तो खुद ही इंड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर फिट हो जाएगा और फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट के अंदर अपनी शेप बना लेगा और खुद ही एडजस्टमेंट करवा देगा। इट अलाउज बेटर बाइंडिंग एंड कैटालाइटिक इफेक्ट्स। ये हमारे पास ज़्यादा सपोर्टेड मॉडल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। अब कुछ फैक्टर हैं जो एंजाइम की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन यानी इसकी मिकदार हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में है वेलोसिटी से, जो कि है एंजाइम की स्पीड। अगर हम एंजाइम की मिकदार को बढ़ाते जाएं तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और इनका आपस में है डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर है एक एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कुछ सबस्ट्रेट और अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे और बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी तरह अगर हम फर्दर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये थर्ड सबस्ट्रेट भी जाकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन तो हमारे पास कोई सबस्ट्रेट नहीं बचा जो जाकर इसके साथ अटैच हो और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए। इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है भर जाना। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन यानी उसकी मिकदार को बढ़ा भी देंगे तो इस पे स्पीड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, जैसे कि एंजाइम कंसंट्रेशन में एंजाइम की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड थी। यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम पे अटैच होंगे और बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा एंजाइम के ऊपर और उसकी स्पीड पर। यहाँ पर है हमारे पास एक ग्राफ जिसमें स्पीड बढ़ रही है एट अ सर्टेन पॉइंट। इसके बाद हम अगर सबस्ट्रेट को बढ़ा भी देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा स्पीड पे। यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड, यानी सारे एंजाइम्स जो थे हमारे पास वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उस पर सबस्ट्रेट अटैच हो चुका है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा स्पीड पर उस पॉइंट के बाद जब सैचुरेशन हो जाए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। टेम्परेचर। The rate of enzyme control reaction increase with increase in temperature but up to certain limit. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है हमारे पास जिस पर एंजाइम बहुत अच्छे से काम करता है और अपनी ग्रेट स्पीड में काम करता है। अगर हम फर्दर इसके बाद भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड इसके बाद इंक्रीज नहीं होगी। ये है हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो बने हैं प्रोटीन से। हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से और उनके दरमियान होती है स्पेसिफिक बॉन्डिंग। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये आपस में इनकी कोलिजन यानी इनका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, एक दूसरे से टकराते जाएंगे। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इससे इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और इनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आफ्टर हीट अगर वो ख़राब हो जाए हम कहते हैं डीनेचरेशन। अब डीनेचरेशन के बाद फर्दर एंजाइम काम ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी जो उसकी स्पेसिफिक शेप थी वो डी शेप हो जाएगा। नेक्स्ट इज पीएच लेवल। पीएच वैल्यू में हम देखेंगे एंजाइम रेट वर्क मोर एफिशिएंटली ओवर अ नैरो रेंज। जो उसकी स्पेसिफिक पीएच है वो या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव या न्यूट्रल। हर एक चीज़ की, हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है जिस पे वो बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे पेप्सिन हमारे पास है एसिडिक, जो अराउंड 2 पे अच्छे से काम करता है। इसी तरह सैलिवरी एमाइलेज और अल्कलाइन फॉस्फेट की भी पीएच है। अगर हम इसमें देखते हैं
तो पीएच का हमारे पास डेफिनेशन आती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब जो पीएच का एक स्केल है उसमें हमारे पास 0 से 14 तक वैल्यूज आती हैं। 7 है न्यूट्रल, जबकि 7 से पीछे 0 to 7 है एसिडिक वैल्यू, और 8 to 14 है अल्कलाइन या बेसिक वैल्यू। हर जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर काम अच्छे से करेगा। अगर उसकी ज़रा से भी अगर पॉजिटिव किसी की पीएच है और वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाती है तो वो उस पीएच पे काम नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे पास कुछ लिंकेज शो किए गए हैं। इसमें हर लिंक का एक स्पेसिफिक पीएच है। अगर ये स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसकी पीएच भी चेंज हो जाएगी, और पीएच के चेंज होने से हमारे पास वो एंजाइम स्पेसिफिकली जो रिएक्ट कर रहा था अब वो काम नहीं करेगा। अब ये थे हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। इनहिबिटर का मतलब है रोकने वाले मॉलिक्यूल्स। एन इनहिबिटर इज अ केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट की जगह, और प्रोडक्ट बनाने के बजाय ये ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को टेम्पररी तौर पर या फिर परमानेंटली। इसमें आ जाते हैं साइनाइड, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सम ड्रग्स। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर की टाइप में हमारे पास आता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, वो इनहिबिटर जो ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, और या फिर वो फिजिकली ब्लॉक कर देंगे एक्टिव साइट को, या ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या प्रेसिपिटेट बनाएंगे सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स के। इन सब चीज़ों के साथ ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर सबस्ट्रेट की जगह जाकर अटैच होंगे एंजाइम के साथ और इसको ब्लॉक कर देंगे। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये दोबारा हम इस ब्लॉक किए हुए इनहिबिटर के एंजाइम को री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, दोबारा उसको अनब्लॉक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल का मतलब है कि जिसको हम अनब्लॉक कर सकते हैं। दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद एंजाइम, ये हमारे पास बहुत ही वीक से लिंकेज बनाकर उसको ब्लॉक करते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखें हमारे पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और एंजाइम है, अगर इस पर इनहिबिटर आकर अटैच हो जाता है तो इस इनहिबिटर को हम अनब्लॉक कर देते हैं सबस्ट्रेट बढ़ाकर, फिर सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जबकि इरिवर्सिबल में हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता, वो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इसमें आते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि कंपटीशन करते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इनहिबिटर का वो बिल्कुल सेम होता है सबस्ट्रेट जैसा, इसलिए एक्टिव साइट को लगता है कि ये वही सबस्ट्रेट है और वो जाकर अटैच हो जाता है इस इनहिबिटर से, और ये उस कैटालाइटिक साइट को ब्लॉक करके प्रोडक्ट बनाने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल मेलानिक एसिड, ये है एक सबस्ट्रेट जहाँ पर जाकर अटैच हो गया है इनहिबिटर और इसने प्रोडक्ट बनाने से इसको रोक दिया है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कंपटीशन हो रहा है कि यहाँ हमारे पास जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो अटैच होगा, या इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी जो उसके साथ कंपटीशन में आकर कहता है नहीं मैं अटैच हो जाऊंगा, ये कहता है नहीं मैं अटैच होऊंगा। तो ये दोनों के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन जाकर अटैच होगा। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हमारे पास एक फ्रेंडली इनहिबिटर है जो कि कोई इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, कंपटीशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट, ये जाकर कहीं और अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के अलावा। यहाँ पर अटैच होकर ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है एंजाइम एक्टिव साइट है इसका ही स्ट्रक्चर बदल देगा कि अब जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है अगर वो भी आकर हमारे पास अटैच होना चाहे तो उसको भी लगेगा कि ये वो एक्टिव साइट ही नहीं है, उसकी इस तरह से डीफॉर्मेशन करा देगा कि यहाँ पर एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच हो ही नहीं सकता। Genuine substrate binds to active site, catalysis fail to take place. Thank you for watching the video. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. For more, please visit Bioaxis.